हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर से रिलेटेड इंटरवेंशंस के बारे में। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं सब हार्ट हमारा फेल हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ दवा गोली के अलावा ऑप्शन है कि नहीं। हमने ऑलरेडी हार्ट फेलियर के बारे में एक डिटेल वीडियो किया है जिसमें मेडिसिन और उससे रिलेटेड ऑप्शंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, उस बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा की है कि इसमें क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़ायदा हो सकता है। पर अब हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे इंटरवेंशंस के बारे में कि किस तरह की डिवाइसेज या मशीन्स अवेलेबल हैं जो हार्ट के पंप फंक्शन में कुछ फ़ायदा कर सकती हैं और किस तरह के पेशेंट्स में इनको यूज़ किया जा सकता है। क्यों हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में इस तरह के डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। इनके कॉस्ट और उनके बाकी फीचर्स के बारे में भी आज बात करेंगे। अब ये टॉपिक समझना कॉमन व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती और कई बार गलत कारणों से गलत डिवाइसेस अगर वो लगवा भी लेते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि ये खर्चा जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं और एक्चुअली उनको उससे कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं। कई पेशेंट्स हार्ट फेलियर के जिनके डिसेंट पंप फंक्शन भी होते हैं, डॉक्टर्स उनको AICD डिवाइस ये कह के लगाते हैं कि पंप फंक्शन में कुछ फ़ायदा होगा। पेशेंट को उस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और वो जैसा डॉक्टर कहते हैं उस तरह के चीज़ें करवा लेते हैं। लेकिन उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्लस माइनसेस क्या है, एक्चुअल में पेशेंट को बेनिफिट होगा कि नहीं और क्या उनके पेशेंट में उस तरह का डिवाइस लगाने से जो वो खर्चा कर रहे हैं उससे एक्चुअल में उनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं, वो जानना समझना ज़रूरी है। यूजुअली ज़्यादातर ये हार्ट फेलियर के उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जो बहुत सीवियर स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर में हो। बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर में डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस जो आती हैं वो हार्ट फेलियर के लास्ट स्टेजेस या एडवांस स्टेजेस में या सीवियर हार्ट फेलियर के केसेस में ही यूज़ किया जा सकता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जिन लोगों को अगर गति कम है उस तरह के पेशेंट्स में एक पेसमेकर करके डिवाइस होता है। तो काफ़ी पेशेंट्स को ऐसा बोला जाता है कि साहब गति हमारे हार्ट का पंपिंग कम है तो पेसमेकर कर दीजिए। पेसमेकर हार्ट के करंट के लिए डिवाइस है, वो हार्ट की सिर्फ गति को बढ़ाता है। पंप फंक्शन को सुधारने के लिए पेसमेकर का एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आता है जिसे CRT बोलते हैं, या पेसमेकर का एक मॉडिफिकेशन आता है जिसको AICD बोलते हैं। वो डिवाइसेस हार्ट फेलियर के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंपल पेसमेकर सिर्फ गति कम है उसका ही ध्यान रख सकता है, पंप फंक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। रादर उसको लगाने से कभी कभी पंप फंक्शन बिगड़ भी सकता है, तो ये जानना और समझना ज़रूरी है। हालांकि इन सब डिवाइसेस में जो लीड यूज़ किए जाते हैं वो लगभग सिमिलर होता है। तो ये सारे ही डिवाइसेस जो हैं एक छोटे माचिस के डिब्बे के साइज़ के डिवाइस आते हैं जिनको हम कंधे पर लगा देते हैं और इनके लीड्स को हार्ट में कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल वही है लेकिन डिवाइस और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे AICD डिवाइस के बारे में, यानी कि ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर डिवाइस के बारे में। बेसिकली AICD डिवाइस एक, जैसे कि मैंने कहा, पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है, माचिस के डिब्बे के जैसा स्मॉल साइज का डिवाइस आता है जिसको हम कंधे पर एक छोटे से चीरे के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं और उसका एक इलेक्ट्रोड हार्ट में लगा देते हैं। इसका इलेक्ट्रोड जो होता है वो बेसिकली एक इम्पीडेंस कॉइल उसमें होता है जो कि एक हाई वोल्टेज या थ्रेशोल्ड जनरेट करता है। जब भी व्यक्ति को अगर इसकी डिवाइस की ज़रूरत होती है तो अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जनरेट करता है जिससे कि पेशेंट को शॉक कर सकता है। अब आप जानना चाहेंगे शॉक करना ज़रूरी क्यों है। बेसिकली हार्ट फेलियर में ज़्यादातर पेशेंट जिनकी जान जाती है वो धबकारे की अनियमितता की वजह से ही जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें जब धबकारा अनियमित होता है तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। हॉस्पिटल्स में एक डिफिब्रिलेटर करके डिवाइस होता है जिससे अगर हार्ट को उस समय हम रीस्टार्ट कर दें तो काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। लेकिन ये डिफिब्रिलेटर डिवाइस अगर 2 से 5 मिनट के अंदर अगर हम यूज़ करते हैं तो ही पेशेंट को बचाया जा सकता है। ज़्यादा लेट होने पर इसको यूज़ करने से कुछ खास फायदा नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये है प्रैक्टिकल कि अगर हार्ट के पेशेंट्स को सडनली धबकारे की अनियमितता होती है और अगर बाई चांस घर वाले को पता चल भी गया टाइम पर, जो कि काफ़ी बार नहीं भी होता है, तो भी पेशेंट को शिफ्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पेशेंट ट्रैफिक सिनेरियोज में अगर आप हॉस्पिटल लेके आते हो तो मिनिमम एम्बुलेंस से भी शिफ्ट करो तो 15-20 मिनट या आधा घंटा तो मामूली बात है। तो इस तरह के पेशेंट अगर इतना लेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो ज़्यादातर हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते और ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट ब्रॉड डेड ही हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और इन्हें आने के बाद हॉस्पिटल खाली देखकर उनको वापस भेज देता है या डेथ सर्टिफिकेट दे देता है, कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो इस तरह के पेशेंट को अगर घर पर ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हो उसी टाइम पे अगर शॉक डिलीवर कर दिया जाए तो उसे हार्ट को रीस्टार्ट किया जा सकता है और पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। पर ऐसा पहले 2-4 मिनट में ही डिवाइस करे तो ही पॉसिबल है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिवाइस प्रॉपरली उस धबकारे की अनियमितता को सेंस करे, प्रॉपरली समझे कि वो अरिथमिया हो रहा है पेशेंट को और सही समय पर टाइमिंग पर उसको शॉक को डिलीवर करे।
AICD डिवाइस बिल्कुल यही करता है कि ये एक डिवाइस रहता है जिसमें जब वो हार्ट के करंट की अनियमितता या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को डिटेक्ट करता है तो इनिशियली वो कुछ पेसिंग मैन्यूवर से हाई करंट पास करके हार्ट को पेस करके उस टैकीकार्डिया को कम करने की कोशिश करता है। 2 से 3 बार वो पेसिंग प्रोटोकॉल से हार्ट के टैकीकार्डिया को टर्मिनेट करने की कोशिश करता है, पर अगर वो इसमें करने में सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो एक हाई एनर्जी शॉक अंदर से डिलीवर करता है और हार्ट को रीस्टार्ट करता है। इसमें पेशेंट को जो हम एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर करते हैं उसमें एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो ऑलमोस्ट 150 से 200 जूल्स जैसा रहता है और इंटरनल डिफिब्रिलेटर ज़्यादातर 15 से 20 जूल्स एनर्जी जनरेट करता है। लेकिन कंपेरेटिवली क्योंकि ये अंदर से ही हार्ट को शॉक डिलीवर कर रहा है तो इसमें कम एनर्जी होने के बावजूद भी काम चल जाता है। पर ऑब्वियसली ये करंट हार्ट के अंदर डायरेक्ट जा रहा है तो पेशेंट को थोड़ा पेनफुल होता है, एक जोर से धक्का पेशेंट को जैसे लगता है और पेशेंट कई बार गिर भी जाता है, कई बार चोट जैसी भी लग सकती है, वो पेनफुल रहता है उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि शॉक जो डिलीवर करेगा AICD डिवाइस वो पेशेंट को पता नहीं चलेगा या कोई तकलीफ नहीं होगी, ये भी पेनफुल है। पर अदर मानना हमें ये पड़ता है कि अगर पेशेंट को ये शॉक डिलीवर ना किया होता डिवाइस ने तो पेशेंट आज बचता ही नहीं, मर ही जाता। तो एटलीस्ट उससे कुछ तो बेहतर है कि पेशेंट को एटलीस्ट कुछ टाइम तो मिल गया कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके और अपना परमानेंट थेरेपी या बीमारी के हिसाब से कुछ अगर उसको सिग्निफिकेंट दवाइयों में चेंज वगैरह कुछ करवाना है तो कर सकते हैं। ये पेशेंट की जान को बचा सकता है कुछ देर के लिए। लेकिन हाँ, इसमें डिवाइस में ये है कि हर व्यक्ति जिनको हम AICD डिवाइस यूज़ करते हैं सबकी जान बचाता है, ये वैसा नहीं है। इसका नंबर नीडेड टू ट्रीट यानी कि कितने लोगों को हम AICD डिवाइस लगाते हैं तो एक व्यक्ति की जान बचती है, उसको नंबर नीडेड टू ट्रीट बोलते हैं, वो थोड़ा कम है। मेडी ट्रायल में नंबर नीडेड टू ट्रीट लगभग 16:1 आया था, यानी हर 16 व्यक्ति को जिनको हम AICD डिवाइस लगाते हैं तो एक व्यक्ति की जान को वो बचाता है। इफेक्टिव लाइफ जो सेव होती है वो 16:1 है। एक डिवाइस जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 लाख जैसा है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा कम है, इसलिए हम ये डिवाइस को रूटीनली यूज नहीं करते। बेसिकली इस थेरेपी को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं माना जाता। फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर जहाँ पेशेंट्स इंश्योरेंस से कवर्ड होते हैं वह AICD डिवाइस ऑलमोस्ट सबको यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग को जिनका पम्प फंक्शन अगर कम हो उनको AICD डिवाइस यूज़ किया जाता है। अपने यहाँ पे ज़्यादातर प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए इसको कम यूज़ करते हैं, यानी कि जिनका सिर्फ पम्प फंक्शन कम है उसमें डिवाइस को कम यूज़ किया जाता है। पर हाँ, जिनको भी अगर पम्प फंक्शन कम होने के साथ कभी कभी धबकारा अनियमित हो चुका है पहले, यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का एपिसोड आ चुका है या ऑलरेडी बेहोशी का एपिसोड 1-2 बार उनको हो चुका है, वैसे लोगों में हम AICD डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। इसे सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। ये अगर गति कम हो तो पेस भी कर सकता है, तो पेसिंग वाला काम भी करता है, यानी कि गति ज़्यादा हो तो भी मैनेज कर सकता है, गति कम हो तो भी मैनेज कर सकता है। पंप फंक्शन के लिए कुछ नहीं करता है, हार्ट का पंप फंक्शन ये नहीं सुधारता है, तो इससे ये सोचना गलत है कि ये डिवाइस को पंप फंक्शन सुधारने के लिए लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिवाइस थोड़ा सा पेनफुल होता है, जब शॉक्स डिलीवर होते हैं तो पेशेंट को कभी कभी झटका जैसा लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जब धबकारा बार बार अनियमित होता है, बार बार अगर रिदम डिस्टर्बेंस होता है तो ये बार बार शॉक्स डिलीवर करता है और ये पेशेंट के लिए कई बार इतना पेनफुल होता है कि कई बार पेशेंट साइकोसिस में भी चला जाता है कि वो घबरा जाता है कि भाई इतना शॉक्स तो मैं नहीं झेल सकता, मैं मर जाऊँ वो चलेगा, लेकिन इतना शॉक्स मैं नहीं झेल सकता। तो इसके लिए इस तो दवाइयों के साथ यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम आइसोलेटेड इसको लगा के छोड़ दें और आदमी इससे अमर हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर धबकारे का नियमित हो रहा है तो ये डिवाइस का पर्पस खाली आपके लिए कुछ देर के लिए व्यक्ति को जान बचाने के लिए इसका पर्पस है, ताकि पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने का और आगे की थेरेपी प्लान करने का मौका मिल जाए और ये धबकारे की प्रॉब्लम से उसकी जान ना जाए। ये डिवाइस उसके लिए यूजफुल है। पर रूटीन केस में अगर किसी को बहुत ज़्यादा बार शॉक्स डिलीवर हो रहे हैं तो आइसोलेटेड AICD से उसको मैनेज नहीं कर सकते। किसी को अगर VT स्टॉर्म भी हो रहा है, यानी बार बार धबकारे की अनियमितता हो रही है, दिन में कई बार अगर हो रही है, तो वैसे लोगों के लिए भी AICD डिवाइस अच्छा नहीं है। ये खाली उन लोगों के लिए जिनको महीने 2 महीने में या घर पर जाने के बाद वंस इन अ वाइल इस तरह का प्रॉब्लम हो, उनके लिए ये डिवाइस अच्छा माना जाता है। इसके अलावा एक डिवाइस आता है CRT डिवाइस, यानी कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ट के करंट को प्रॉपरली इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि हार्ट का करंट एक टाइम पर आए और पूरा हार्ट एक साथ में धड़के। बेसिकली क्या होता है कि जब हार्ट डैमेज हो जाता है तो हार्ट के फाइबर्स जो है खिंचाव की वजह से डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। नॉर्मली हार्ट में 16 सेगमेंट होते हैं और अगर ये सारे सेगमेंट्स में एक साथ करंट पहुंचे तो सारे सेगमेंट्स एक साथ काम करेंगे और जहां उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ रिलैक्स करना है वहाँ रिलैक्स करेंगे। पर अगर इन चेंबर्स के बीच में कोई सिंक्रोनी या सामंजस्य नहीं रहेगा तो कोई कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसमें कोई आपस में सिंक्रोनी मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसके से कि पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है और जिससे पंप फंक्शन रिड्यूस भी होता है, वैल्व्स में लीकेजेस भी डेवलप हो जाते हैं।
तो इस तरह के डिसिंक्रोनी को नॉर्मलाइज करने के लिए कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी यूज किया जाता है। इसमें बेसिकली 3 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, एक राइट एट्रियम में यूज किया जाता है, एक राइट वेंट्रिकल में, और एक थर्ड इलेक्ट्रोड जो है वो स्पेशली डिजाइन इलेक्ट्रोड होता है जो हार्ट के लेफ्ट वाले चेंबर में इंसर्ट किया जाता है, यानी हार्ट के पीछे कोरोनरी साइनस होता है उसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये तीनों जगह पर एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि सारे सेगमेंट्स में एक साथ करंट पहुंचे और हार्ट का चेंबर्स के बीच में आपस में जो तालमेल रहे वो अच्छा मेंटेन हो। काफी पेशेंट में देखा गया है कि इससे पंप फंक्शन को सुधारने में 10 से 15% तक का बेनिफिट मिल सकता है और वैल्व्स का जो लीकेजेस है जिसको माइट्रल रिगर्गिटेशन बोलते हैं वो भी काफी केसेस में इससे कम हो जाता है। पर ये डिवाइस हर पेशेंट के लिए यूजफुल नहीं है, हर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को ये यूजफुल नहीं होता है। जिन लोग को बहुत ज्यादा डिसिंक्रोनी हो यानी चेंबर्स के बीच में तालमेल बहुत ज्यादा खराब हो जिन लोग का, उसमें ये डिवाइस ज्यादा यूजफुल होता है। स्पेशली ऐसे लोग को ईसीजी में LBBB मॉर्फोलॉजी करके ईसीजी पैटर्न होता है, इस तरह के पेशेंट्स में ये डिवाइस सबसे ज्यादा यूजफुल पाया गया है। RBB मॉर्फोलॉजी या जिनमें LBBB नहीं है उस तरह के हार्ट फेलियर पेशेंट्स में इस डिवाइस का बहुत अच्छा यूज नहीं मिलता है। लगाने के बाद भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, पेशेंट को लगा तो सकते हैं पर फायदा बेसिकली उतना ज्यादा नहीं मिलता है। इवन काफी स्टडीज ने ये भी ट्राई किया था कि इको के बेसिस पर जज करके अगर हम सिर्फ CRT को यूज करें तो भी फायदा होता है कि नहीं, पर बेसिकली जिनको को भी LBB मॉर्फोलॉजी है ज्यादातर ये उनके लिए ही इंडिकेटेड है, हर तरह के हार्ट फेलियर के लिए इंडिकेटेड नहीं है। और वैसे केसेस में भी 100 में से 60 to 70% लोगों को बेनिफिट होता है, हर पेशेंट को इससे बेनिफिट शायद ना हो। और ऑब्वियसली इसका भी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 3-4 लाख जैसा खर्चा आता है, तो इसके लिए भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस थोड़ा कम है। एक इनका कॉम्बिनेशन डिवाइस आता है जिसमें ऑब्वियसली ये CRT डिवाइस जो ये शॉकिंग का काम नहीं करता, AICD डिवाइस ये डबल पेसिंग का काम नहीं करता, तो इनका कॉम्बिनेशन डिवाइस आता है जिसमें CRT और AICD को कंबाइन किया जाता है। उसमें डिवाइस जो है मल्टीपल चेंबर्स को पेस भी करता है यानी CRT का काम भी करता है, और अगर धबकारा नियमित हो तो शॉक भी करता है, तो वो दोनों काम एक साथ करता है। लेकिन ऑब्वियसली इसका कॉस्ट दोनों के कंबाइंड कॉस्ट के जैसा आ जाता है, तो पेशेंट को ये डिवाइस का इम्प्लांटेशन का कॉस्ट लगभग 7-8 लाख जैसा पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है कॉमन व्यक्ति के लिए, तो इसलिए रूटीनली हर केस में इसको यूज़ नहीं किया जाता। स्पेशली इंडिकेटेड केसेस में जहाँ इसका फायदा हो वहाँ अगर इनको यूज़ किया जाए तो पेशेंट को काफ़ी फायदा मिल सकता है, पंप फंक्शन भी सुधर सकता है और जान जाने का रिस्क काफ़ी कम किया जा सकता है। डिवाइस इम्प्लांटेशन के बाद काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो लगभग पेसमेकर्स के टॉपिक पर हमने जो डिस्कस किया था कि पेसमेकर वाले डिवाइसेस के साथ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो वो डिवाइस रिलेटेड जो प्रिकॉशंस है लगभग वो सिमिलर है, इमीडिएट प्रिकॉशंस और लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस के लिए हमने ऑलरेडी बात की है, उसको आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। उस टॉपिक के बारे में आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जो आता है वो एक तरह से टोटल आर्टिफिशियल हार्ट है, यानी बेसिकली एक मेटल का हार्ट है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में कुछ केसेस में यूज किया जा सकता है। जिन लोग को हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा खराब है और उनको अगर डोनर नहीं मिल पा रहा है, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन प्रॉपर नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ब्रिज टू ट्रांसप्लांटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी हार्ट इतना ज़्यादा खुद का फेल हो गया कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर नहीं मिल पा रहा है, तो उनके बीच में एक फेज को कवर अप करने के लिए मे भी कुछ महीनों के लिए पेशेंट को ये टोटल आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जा सकता है। बेसिकली ये मेटल का बनाया हुआ डिवाइस रहता है जिसको सर्जिकली इंसर्ट किया जाता है और इसके जो कैनुलास हैं वो बड़ी नसों के साथ यानी बड़े आर्टरी और वेन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये हार्ट का बेसिकली ब्लड को सक करता है और हाई प्रेशर में उसको पंप करता है, तो हार्ट का पंप एक्शन एक तरह से टेक ओवर कर लेता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिवाइस लगाने के बाद काफ़ी क्लॉटिंग का चांस भी बढ़ जाता है, ये डिवाइस लगाने के बाद इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है, तो इसलिए हर केस में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, काफ़ी कॉस्टली भी आता है, इसलिए इसको डिवाइस को रूटीनली हर केस में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए ही इनको यूज़ किया जा सकता है जब तक पेशेंट को नॉर्मल या अप्रोप्रिएट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कोई डोनर नहीं मिल जाता। ये ब्रिज टू डेस्टिनेशन थेरेपी इसको माना जाता है, जहां ट्रांसप्लांटेशन डेस्टिनेशन थेरेपी यानी एंड थेरेपी जो है वो ट्रांसप्लांटेशन है, ये उस टाइम तक पेशेंट को जीवित रखने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में 4 से 6 महीने तक किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सर्जिकली इंसर्ट किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी बड़ी सर्जरी लगती है और हार्ट की कैविटी के वाली जगह पे इसको लगभग यूज़ किया जाता है, तो कई बार हार्ट के आसपास इसको यूज़ करना उतना सेफ भी नहीं माना जाता है। एक इसका कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा वर्जन है जिसको इम्पेला डिवाइस बोलते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। ये डिवाइस थोड़े टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल आर्टिफिशियल हार्ट बिना सर्जरी के इम्प्लांट करना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के बारे में।
ये कंपैरेटिवली एक मिनिएचर पंपिंग डिवाइस है जिसको हम हार्ट का पंप फंक्शन को कवर अप करने के लिए थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट को कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर होता है और शॉक में चला जाता है, बीपी काफी ज्यादा कम हो जाता है, तो 20 से 30 मिलीमीटर तक बीपी लेवल्स को पिकअप करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ये डिवाइस ज्यादातर हर कैथ लैब में, हमारे कैथ लैब में भी अवेलेबल है। जहां पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा हो और उम्मीद हो कि अगले 2-4 दिन में बीपी पिकअप हो जाएगा, वहां पे इसको यूज किया जाता है। ये 60-70 ब्लड प्रेशर को इंप्रूवाइज करके 90-100 तक ब्लड प्रेशर ला सकता है। ज्यादातर पेशेंट का सर्वाइवल के लिए 90-100 ब्लड प्रेशर होना एटलीस्ट जरूरी है, तो उतना ब्लड प्रेशर लेवल्स मेंटेन करने में ये सहायता देता है। इस डिवाइस को ज्यादातर हम मैक्सिमम 2-3 दिन या 4 दिन तक के लिए यूज कर सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म तक यूज करने से ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है और कैथेटर रिलेटेड वहां पे एरिया में नेक्सों में क्लॉटिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ज्यादातर इसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं यूज कर सकते। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होने का भी रिस्क हो जाता है, इसलिए रूटीनली इसको हर बीपी लो वाले केस में नहीं यूज करते हैं। हाँ, जिन लोग का बीपी बहुत ज्यादा कम हो और उम्मीद हो कि अगले 2-4 दिन में इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वहां पे हम इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। कॉस्ट इसका यूज करने का लगभग 70,000 to 1 लाख के आसपास आता है। इसमें एक स्पेशली डिजाइन बलून होता है जो पांव की नस के द्वारा बगैर सर्जरी हम एओर्टा यानी बड़ी नस में इंसर्ट कर देते हैं, और इसको लगाने के बाद वो हर बीटिंग के साथ वो आईएबीपी बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो इसकी वजह से पेशेंट का हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्लड डिस्टली पुश होता है और हर रिलैक्सेशन के साथ हार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई मिलता है, जिससे हार्ट की नलियों का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है और हार्ट के वैल्व्स में थोड़ा लीकेज भी कंपैरेटिवली इससे कम होता है। ये डिवाइस 2-4 दिन के पीरियड, क्राइसिस पीरियड को टाइड ओवर करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में कभी कभी जहां बीपी बहुत ज्यादा लो हो, वहां इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन है इम्पेलर डिवाइस, जिसमें बेसिकली एक वो आर्टिफिशियल हार्ट और एआईबीपी के बीच का डिवाइस है। इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती। एक स्पेशली डिजाइन कैथेटर होता है जिसको हम हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं और उसका कैथेटर कैनुला को हार्ट के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं, तो हार्ट से डायरेक्टली वो ब्लड को सक करके बड़ी नली यानी एओर्टा में पुश कर देता है। तो इसको भी बगैर सर्जरी किया जा सकता है। थोड़ा सा इन्वेजिव ज्यादा होता है ये, पर इसका मेन कंसर्न ये है कि इसको भी थोड़े दिन के लिए यूज किया जा सकता है, मे बी 7 to 10 डेज के लिए। कॉस्टली ये कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होता है, खर्चा लगभग 7 से 10 लाख या 15 लाख तक भी जाता है, क्योंकि इसका कैथेटर काफी कॉस्टली आता है और सिंगल यूज कैथेटर रहता है, तो इसलिए पेशेंट के लिए काफी कॉस्टली पड़ता है। बहुत शॉर्ट टर्म के क्राइसिस पीरियड के लिए पेशेंट की जान बचाने के लिए इसको थोड़े टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। रूटीनली इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और इसको करने के बाद भी, यूज करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि पेशेंट की जान बच ही जाएगा। मे बी 10 to 15% का सर्वाइवल एडवांटेज पेशेंट को मिल सकता है। एआईबीपी में वो सर्वाइवल एडवांटेज 5 to 10% जैसा रहता है। एक एक्मो डिवाइस करके आता है जिसमें बेसिकली हार्ट और लंग्स का टोटली वो फंक्शन कुछ दिनों के लिए हम मशीन पर शिफ्ट कर सकते हैं। जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा सिवियर शॉक हो और वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, या कोई पॉइजनिंग का केस हो, या सिवियर हार्ट फेलियर का केस हो, जहां पे 2-4 दिन तक हार्ट का पंप फंक्शन टेक ओवर करने की जरूरत हो, वहां एक्मो डिवाइस को यूज किया जा सकता है। पर इसमें भी काफी इन्वेजिव प्रोसीजर है और काफी कॉस्टली डिवाइस है, इसलिए रूटीनली इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। लास्ट में हम यही बात करेंगे कि ये टॉपिक कॉमन व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करता है कि हार्ट फेलियर में हार्ट को पंप फंक्शन सुधारने के लिए या जान बचाने के लिए क्या क्या चीजें, मशीन्स किस तरह की अवेलेबल है, किस तरह के डिवाइसेस आपके पेशेंट में जरूरी है और उनका क्या उपयोग है, और एक्चुअली आप जो कॉस्ट अपने डिवाइसेस के लिए पे कर रहे हैं वो पेशेंट को एक्चुअली कोई बेनिफिट दे भी रहा है कि नहीं, वो जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि जब आपके साथ आपका डॉक्टर इस बारे में डिस्कस करता है तो आप उसके साथ प्रॉपरली डिस्कशन कर सकें कि आप जो एक अमाउंट पे कर रहे हैं उससे एक्चुअली आपके पेशेंट को बेनिफिट होगा या नहीं। और सेकेंडली आपके इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो आप एक अप्रोप्रिएट डिस्कशन करके अप्रोप्रिएट डिसीजन पे पहुंच सकते हैं और आपके ट्रीटमेंट में आप डॉक्टर के साथ सहभागी बन सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड ज्यादातर बीमारियों के बारे में हम जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए जरूरी है उसको साधारण या कॉमन लैंग्वेज में आपके साथ अलग अलग वीडियोस में पेश करते हैं, ताकि आपको बीमारी के बारे में पता रहे, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में आपको पता रहे, ताकि आप सिर्फ डॉक्टर्स पे या अपने रिलेटिव्स पर रिलाई नहीं करें सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के युग में जहां हर चीज को परचेज करने से पहले, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो स्पीकर्स हो, टेलीविजन हो, 2 व्हीलर्स हो या कार हो, कोई भी चीज को परचेज करने के लिए पहले हम बार बार उसके रिव्यूज को देखते हैं, उसके बारे में डिटेल जानते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन उसके बाद हम लेते हैं। उस युग में जहां हार्ट की बीमारियां या बॉडी की कोई भी बीमारियों के बारे में हम ऐसा नहीं करते हैं और हम सिर्फ डॉक्टर पर रिलाई करते हैं, तो वैसा गलत है। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि पेशेंट्स भी अपने मैनेजमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्व हो
और ट्रीटमेंट में सहभागी बने। अगर आपको हमारी कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं जिनको हार्ट या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और आपको लगता है कि उन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन की के लाइफ में कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो ये वीडियो के लिंक्स को उनके साथ शेयर करें।